आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पहले 2 चैप्टर की वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं और अब चैप्टर नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर में हम, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसके 2-3 वीडियो आएंगे आपके पास। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो लीनियर इक्वेशंस जो होती क्या है, जो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकल मेथड बनाया ना तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो लीनियर एक ही लाइन पर आएंगे। तो टू लीनियर इक्वेशन इज द सेम टू वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे पेयर की बात हो रही है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये दो का जोड़ा है, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म कहते हैं इसको। तो इसमें एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा a1, y का कॉफिशिएंट होगा b1 और कांस्टेंट होगा c1। तो a1 x प्लस b2 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये पेयर हो गया। ठीक है, ये दो लाइन है, पेयर है, तो इससे लिखते हैं इस कॉल्ड ए टू वेरिएबल्स के साथ जो है, जैसे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, जनरल फॉर्म आपकी ये होती है a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, इनके सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। दो मेथड्स हमारे पास है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है, वो सिलेबस से कटा हुआ है, तो हम इन दोनों के बारे में ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यही सिलेबस में हमारे है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हमारे पहली दो एक्सरसाइज तो ग्राफिकल मेथड ही है। तो ग्राफ बनाने की क्वेश्चन आएंगे, तो ग्राफ ऑफ लीनियर टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ लाइन। ये जो 3 पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके बेस पर है ना आपकी 3.3 जो एक्सरसाइज है और 3.2 ये कवर हो जाएगी। तो इसको ध्यान से समझे। इफ पेयर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द पॉइंट इज यूनिक कॉमन सोल्यूशन। देखो दो लाइन दे रखी है, तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना, ऐसे ग्राफ बनेगा, तो दो लाइन अगर मान लो इंटरसेक्ट कर लेती है तो इसका मतलब एक सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन क्या होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो ये सोल्यूशन आया। दिस इज कॉल्ड ए यूनिक सोल्यूशन। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, लिखा ना, यहाँ लिखा ना, इफ द पेयर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, जो x1 और y1 जिसे हम कहेंगे। ठीक है ना, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इस अगर सोल्यूशन निकल रहे हैं तो इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ये ग्राफिकली हम इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जिसमें सोल्यूशन होती है ना वो कंसिस्टेंट होती है। अब जैसे अगर इफ द पेयर इज वन साइड्स है, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन आएगा। वन साइड कब होगा, जब लाइन है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन की इक्वेशन भी चली जाए, तो इसमें आपके मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। सोल्यूशन तो इसमें भी निकल रहे हैं, मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकल रहे हैं, तो सोल्यूशन तो इसमें भी है ना, तो इसको भी हम कंसिस्टेंट ही कहेंगे। दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। और इफ टू लाइन आर पैरेलल, अगर मान लो ये इस वाले केस में क्या है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, तो मैनी सोल्यूशन होंगे ना एक्स वाई के। ओके, लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल ही आ जाए, मान लो ये लाइन इस ऐसे पैरेलल चली, तो कभी भी नहीं मिलेंगे, तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही निकलेगा, तो इट हैज नो सोल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे बताएंगे हम, जहां पे सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है और जहां कोई सोल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल बना हुआ है, उसको भी देखो, ये आपके एग्जाम्पल के साथ में ही बना रखी है टेबल। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका केस फर्स्ट है, इसमें दो पेयर ऑफ लाइंस बता रखी हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये पेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें x का जो कॉफिशिएंट होता है दैट इज a1 और जो सेकंड इक्वेशन है तो उसका a2 होगा। तो इसमें a1 आपका 1/3 है ना, तो ये देखो ये 1/3 लिखा हुआ है, तो a1 a2 को रेशियो निकाल दिया हमने, दिस इज ए रेशियो। ऐसे ही b1 b2 मतलब ये हो जाएगा 2 -2 and 4, तो -2 and 4, तो इसका अगर हम काटे हैं तो 1/2 आ रहा है माइनस में, और c1 c2 0/20 आ रहा है ना, 0/20 आ रहा है ना। तो इसमें क्या देखा, इसका आंसर तो 1/3 है और इसका आंसर है -1/2। तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। और जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो ना, तो ये याद रखना कि यहाँ पर हमें सोल्यूशन मिलने वाला है और ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, ऐसे इंटरसेक्ट करेगी किसी ना किसी पॉइंट पर, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, वन यूनिक सोल्यूशन निकलेगा और ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो सोल्यूशन निकलने वाला है, तो कंसिस्टेंट भी होगी। ओके, अब दूसरी सिचुएशन, एक पेयर यहाँ पर सेकंड केस में भी दे रखा है,
सेकंड केस में जैसे कि 2/4, तो A1 A2 का आ गया 2/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, है ना। B1 3/6 है, 3/6, तो ये भी 1/2, और -9/-18, -9/18, तो इसको भी करा तो दिस इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पर क्या दिखा आपको कि A1 A2, B1 B2 और C1 C2 तीनों ही इक्वल हो गए हैं। तो इसको इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी, क्योंकि सेम ही लाइन है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो सेम ही इक्वेशन है दोनों। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट होते हैं, और इसमें भी सोल्यूशन वर्ड तो आ रहा है ना कि मैनी सोल्यूशन है, तो इसको भी कंसिस्टेंट ही कहा जाता है। थर्ड सिचुएशन में A1 A2, A1 A2, B1 B2, यहाँ पर आ जाएगा नॉट इक्वल टू C1 C2, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू C1 C2। देखो यहाँ पे 1/2, दिस इज 1/2, अगर हम 2/4 को काटें तो ये भी 1/2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 1 4, ये 3, तो -1/3। तो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1, अगर ये तीसरी सिचुएशन आ जाए ना जहाँ नॉट इक्वल टू C1 C2, तो ये लाइंस पैरेलल होती है और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं निकलना नहीं है, ये सीधे चलती रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी हमेशा। तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस है, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.4 में बड़ा हेल्प करने वाली है, ये टेबल हम उस टाइम पर भी इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 3.1, यहाँ पहले ही वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, और इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से करना है हमें, ठीक है। तो आप पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाओगे, फिर उसको एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाना है, एल्जेब्रिकली होता है, और ग्राफ बनाकर उसका सोल्यूशन दिखाओगे तो वो ग्राफिकली सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, क्या कह रहा है डॉटर से, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ओके। वो कह रहा है कि 7 साल पहले, एगो मतलब पहले, I was 7 times as old as you were then, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। चलो तो हम सोल्यूशन करते हैं, पहले सारा फोकस इक्वेशन बनाने की तरफ चलेगा, ठीक है ना। तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है, और दो वेरिएबल चलेगा ना, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें 2 वेरिएबल लेके चलना है हमें, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हमें पहले 2 वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, चलो भाई प्रेजेंट एज मान लो आफ्ताब की तो है x, ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की भी मान लो, डॉटर की y, ईयर्स, मतलब x, आफ्ताब आज x ईयर का है, डॉटर उसकी डॉटर y ईयर्स की है, ठीक है। अब जो 7 year एगो क्या सिचुएशन बनेगी, 7 year एगो, भाई आफ्ताब कितने साल का था 7 year एगो, आफ्ताब 7 साल छोटा होगा, तो x में से 7 माइनस कर लिया। ऐसे ही उसकी डॉटर 7 साल पहले कितनी साल की होगी, प्रेजेंट एज से 7 साल पहले, तो प्रेजेंट एज तो y है, 7 साल पहले तो माइनस कर दिया। क्या कहा जा रहा है इस वाली सिचुएशन में, कह रहा है 7 साल पहले आई वॉज, आई कौन है आफ्ताब, 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मतलब अगर मैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से अगर मैं कंडीशन पढ़ के अगर मैं बनाऊं, तो हमारी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, टीटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आफ्ताब को एक साइड रखो x-7, और डॉटर, देखो इसको करने का क्या तरीका है, जो छोटा है ना, और यहाँ पे मल्टीपल की बात बोल रहा है ना, 7 times मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, तो छोटे जो छोटा होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं 7 times गुना था, जितनी डॉटर 7 साल पहले थी, तो 7 times से इंटू होगा, मतलब ये हमेशा याद रखना, जो छोटा है, छोटा कौन है, डॉटर ही छोटी होगी ना, वो अपनी बेटी से बात कर रहा है, तो डॉटर से 7 times करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आगे पूरा करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी होगी x-7, 7 साल पहले डॉटर 7 साल पहले जितनी थी ना उसका 7 times था ये। तो इसको सॉल्व करो, पहले इक्वेशन बना लो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, x-7 इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 7 49, एक्स वाई साथ में ले लो, -7y और -49 है नहीं, और ये प्लस का इस साइड हो जाएगा, तो x-7y
दिस इज -42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलो भाई, फर्स्ट इक्वेशन तो हमने आराम से बना ली, ठीक है। अब उसमें जो दूसरी कंडीशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ यहाँ तक काम किया है, यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। चलो भाई, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ, अगर आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब की एज क्या होगी भाई, प्रेजेंट एज क्या थी आफ्ताब की, एक्स। 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा वो, और ऐसे ही डॉटर विल बी, डॉटर विल बी y+3। ओके ना। तो 3 साल बाद तो इनकी ये होने वाली है, x+3 y+3। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। वो कह रहा है 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा, जो पहले 7 गुना था ना, अब 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आफ्ताब, आफ्ताब बड़ा है जी, उसको तो एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। राइट हैंड साइड में क्या करा, छोटे वालों को लिख दिया, छोटा डॉटर है। ओके ना। तो छोटे से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, हमेशा छोटे से मल्टीप्लाई करना, तभी वो बड़े के बराबर होगा। तो x+3 3y + 9, तो x - 3y = 9 - 3, तो x - 3y that is 3। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो हमने बड़ी मेहनत की और ये दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने उसको दे दिया, x - 3y = 3। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके ना। अरे यार, ये पेन से शाही कुछ ज़्यादा ही निकल दिया। ओके, तो अब क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाएंगे भाई। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x - 7y = -42। x - 7x का क्या था, x - 7y ठीक है हमारी, x - 7y = -42, x - 7y = -42, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी है x - 3y = 3, x - 3y = 3। ये हमने क्या करना है, इसके लिए पॉइंट प्लॉट करने हैं और ग्राफ बनाना है, एक्स का और वाई का, ठीक है। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो पहले मैंने मान लो इसमें रख दिया, एक्स की वैल्यू रख दी 0, जैसे x - 7y = -42। अगर मैं 0 रख देता हूँ, यहाँ 0 रख दूँ, तो -7y = -42, तो y = क्या आ जाएगा, -42 अपॉन -7, 7×42 होता है, तो 6, y = आ गया हमारा 6, तो ये 6 आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको 0 रख दूँ तो 42 चला जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसा रखो जो कि थोड़ा सा नियरर रहे और ग्राफ बनने में हमारा आसानी हो जाए। तो 42, अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूँ, y की वैल्यू मैं यहाँ 7 रख दूँ, y की वैल्यू 7 रखो, x - 7y = -42, है ना। तो x - 7 × 7 ही लिख दो, तो कितना आ जाएगा, -42, x - 49 -42, x = -42 + 49, दिस इज 7। अच्छा जी, ओके। तो y की जगह अगर मैंने 7 रखा तो आंसर x का 7 ही आया। तो ये दो पॉइंट हमारे आगे, x की जगह 7 रखो, 0 रखा तो 6। वैसे मैं y की जगह 0 रख सकता था, लेकिन वो थोड़ा 42 चला जाता, ऊपर लंबा चला जाता, वो क्वेश्चन हो जाता। ऐसे ही इसमें चलते हैं। अब x की जगह अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो x 0 रखा, -3y = 3, तो y = क्या होगा, 3 - 3। ओके, तो दिस इज -1, तो ये -1 आ गया। और
अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो x3 आ गया। ओके, तो हमने ये दोनों पॉइंट डाल के वैल्यूज निकाल ली है इसकी, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ये मैं मिटा देता हूँ और ग्राफ में यहीं बना के दिखाते हैं आप लोग। ये मैं वीडियो पॉज करके उतार लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे फाइनल आंसर आ गए। हमने दो बॉक्सेस में इस लाइन की इक्वेशन भी डाल दी और इस लाइन की इक्वेशन भी डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, फ्री हैंड ग्राफ बना रहा हूँ मैं तो। ओके, ये हमारे ओके, तो ये जीरो हो गया ओरिजिन, और यहाँ पर ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। अच्छा, गैप जो लेने होते हैं ना वो बिल्कुल सेम लेने होते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दिया। तो सेम गैप इसमें रखना, ग्राफिकली तो बहुत इजीली बन जाता, लेकिन हम फ्री हैंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम आपको आइडिया ही दे पाएंगे, बस और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ 1 2, ये 2, ये 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, नीचे चलेगा तो नेगेटिव चलेगा, ये -1, दिस इज -2 -3, और इस साइड माइनस में -2 -3 -4। ये हमने पहले क्लासेस में पता है कि ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, ये एक्स भी और वाई भी पॉजिटिव है, इसमें प्लस माइनस है ना, ठीक है। तो चलते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे देखो 0 ही है और 6 ही है, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास एक। और x7 y7, x7 और y7, तो यार इसके सामने और इसके सामने ये देखना पड़ेगा मुझे, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, है ना। ये 7 के सामने आ गया और इस 7 के सामने आ गया। तो यहाँ पर हम लिखते भी हैं पॉइंट्स के नाम, जैसे कि x पहले लिखा जाता है और ये बाद में, ऐसे ही यहाँ x7 और y7, तो इन दोनों को मिला दिया जाएगा। ऐसे लंबी लाइन की तो मिलाते हुए कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं, x0, ये लाइन की जो इक्वेशन है ना, इस लाइन के ऊपर टिका दो। जैसे ये हमने x -7y इक्वल टू -42 का काम करा है, ऐसे ही अब दूसरी लाइन बनेगी। दूसरी लाइन देखते हैं कहाँ पे जाएगी, 0 x0 y -1, तो भाई ये तो ये यहाँ पर आएगा, है ना, ये पॉइंट आएगा 0 -1 और 3 एंड 0, x3 और 0। अब यहाँ पर ये दो पॉइंट है, इन दोनों को मिला दो, मिलाते हैं। भाई ये ग्राफ में तो नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे बाद में, ठीक है। ओके, अभी इस ग्राफ में नहीं मिल पा रहे ना पॉइंट्स, ऐसे ले लिया। अगर ये ग्राफ बड़ा बन जाए तो कहीं ना कहीं ये कट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल तो नहीं लग रही। अभी चेक करें क्या ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से। देखो यहाँ A1 है, यहाँ पर A1 है, A1 तो हमारा है 1 और A2 कितना है 1, तो ये तो 1/1 आ गया। ऐसे ही B1 B2 निकालो, B1 B2 क्या है, B1 है -7 और -3, तो बस ये हमें क्लियर हो गया कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, है ना। यूनिक सोल्यूशन तो होने वाला है, यही तो हमने पढ़ा पीछे, यूनिक सोल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट भी है। ओके ना, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो ये अगर बढ़ाते जाएं तो कहीं ना कहीं ये कट करी जाएंगी, और हम ग्राफ में यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केजी ऑफ ग्रेप। तो कॉस्ट प्राइस आपका सोल्यूशन में हम पहले करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज x, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज y। अब तो 2 किलो तो एप्पल ले लिए इसने, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो भाई हमारी 2 किलो तो इसने क्या कर लिए, एप्पल ले लिए, और 1 किलो ले लिया ग्रेप्स।
तो टोटल कितना हो गया, 160 रुपये खर्च हो गए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही फिर क्या गया, 4 किलो और 2 किलो, 4x 2y इक्वल टू 300। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई है तो फिर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो। आपको इक्वेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर है ना क्या होता है कि जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ये सारा, ये तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 ये 2 ये किसी से, पूरी इक्वेशन एक ही नंबर से डिवाइड, ये सेकंड वाली है ना एक ही नंबर से डिवाइड हो रही है, डिवाइड बाय 2। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो इसको सेकंड मत करो, ये सेकंड हो गया। फिर ये दो इक्वेशन ली और इन दोनों इक्वेशन को लेकर हम क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे। अब ये लाइन देखो पैरेलल आ रही है, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस है। अगर तुम इक्वेशन a1 a2 करके देखो, जैसे a1 a2 यहाँ पर 2/2, तो दिस इज 1/1। ऐसे ही b1 b2 करके देखो, 1/1 1/1। और c1 c2 करके देखो, c1 c2 160/150। तो आपके सामने ये आ रहा है ना, a1 a2 इक्वल है b1 b2 और नॉट इक्वल है c1 c2। तो लाइंस आर पैरेलल। तो देखो लाइन पैरेलल आ गया और ये इनकंसिस्टेंट है, ये कभी टच नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस आएंगी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं बेटा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल for 3900, later she buy another bat and 3 more balls for the same kind for 1300, represent the situation algebraically and geometrically। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है उसमें बैट एंड बॉल की बात हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस हमें मानना पड़ेगा, है ना, बैट एंड बॉल का एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैट है ना इज एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज वाई। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या करना है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं उसके। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 3, क्योंकि पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 जा 3 3 जा 9। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, नॉट दिस। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब दूसरी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की बात करें कि इसने बोला है एक बैट अनदर बैट, 1 बैट होगा एंड 3 मोर बॉल्स। तो एक बैट और 3 मोर बॉल्स फॉर 1300। अच्छा, ये भी 1300 हो गया और यहाँ 3 से डिवाइड करके 1300 हो गया। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब क्या करा हमने, दोनों इक्वेशन बना ली ना। अब इन दोनों के इक्वेशन के हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए वही टेबल, दो छोटे छोटे टेबल बना लेते हैं। लो, बना लिया ही हमने, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y इक्वल टू, है ना। तो ये हमने टेबल बनाया, ये पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट्स को वैसे ही लिया, पहले 0 रखा तो 650 आ गया। अब यहाँ पर है ना, ये फ्री हैंड ही बना लिया मैंने कवर। 500 का गैप लेना है, क्योंकि देखो ना आपका 650 1300, तो 500 का गैप लेके ये ग्राफ ना, इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो और फिर उसको चेक करो आप।